हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, करारोपण। आज का हमारा प्रश्न रहेगा, करारोपण से आप क्या समझते हैं? करारोपण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि करारोपण का अर्थ क्या है, करारोपण किसे कहते हैं। आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात समझनी होगी कि एक कर होता है और एक करारोपण होता है। ये दोनों बातें एक समान नहीं हैं। सामान्य रूप से करारोपण को कर के ही रूप में परिभाषित किया जाता रहा है, लेकिन करारोपण तथा कर एक दूसरे के पूरक रूप में ही हैं। पहले आपको कर की अवधारणा को समझना होगा। कर जनता पर लगाया गया वह अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से एकत्रित किया जाता है तथा उसके जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उन पर उसको व्यय कर दिया जाता है। अब हम लेते हैं कि करारोपण क्या, उसकी क्या परिभाषा है। डाल्टन के अनुसार सबसे पहले देखिए, कर किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, भले ही इसके बदले में करदाताओं को उतनी सेवाएं प्रदान की गई हों अथवा नहीं। यह किसी कानूनी अपराध के दंड स्वरूप नहीं लगाया जा सकता। बेस्टेबल, जो कि एक और अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की संपत्ति का वह भाग होता है जो सार्वजनिक सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से वसूल किया जाता है। और अर्थशास्त्री सिराज ने भी इस बात को इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि कर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाने वाला वह अनिवार्य भुगतान है जो सार्वजनिक भलाई के खर्च को पूरा करने के लिए लिया जाता है और उसका किसी विशेष लाभ से कोई संबंध नहीं होता। अब देखिए, हम जानेंगे कि करारोपण के सिद्धांत क्या हैं और उन सिद्धांतों के मध्य क्या संबंध है। लंबे समय से ही सरकारों के क्रियाकलापों में वृद्धि के साथ अनेक प्रकार के उद्देश्यों में भी परिवर्तन पाया गया है। सरकार द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था संचालन के लिए वित्तीय व्यवस्था अनेक प्रकार के उपायों द्वारा की जाती रही है, जिससे कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। उसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता होती है और उस धन की क्षतिपूर्ति करने के लिए कर लगाने पड़ते हैं और उन करों के द्वारा जो पैसा वसूल किया जाता है उस वही सरकार के संचालन के लिए यूज होता है। तो करारोपण उनमें से एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में जाना गया है। सरकार के ऊपर लगातार जो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की व्यवस्थाओं का सर्वाधिक लाभ किसी वर्ग या व्यक्ति को प्राप्त हुआ है तथा किसी वर्ग को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। सरकार को देश में वित्तीय व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ शांति व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा आदि का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए करारोपण को एक अत्यंत विचारणीय बिंदु के रूप में देखा गया है। सरकार की वित्तीय व्यवस्थाएं भी पूर्ण हो तथा जनता में भी शांति तथा सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए किसी सामान्य से पैमाने पर काम चलने वाला नहीं है। करारोपण के विभिन्न सिद्धांत सरकार तथा जनता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन कर आधारित किए गए हैं, बनाए गए हैं। इसलिए इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता प्राचीन से वर्तमान में बनी हुई है। अतः इन सिद्धांतों की अवहेलना करके, इनको अवॉइड करके करारोपण को सफल नहीं बनाया जा सकता। अब आइए हम देखते हैं कि करारोपण के सिद्धांत क्या हैं। करारोपण के मुख्य जो सिद्धांत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, करारोपण के मुख्य सिद्धांत और करारोपण के न्याय संबंधी सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि करारोपण के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धांत। तो इसको जानिए। 1776 में प्रकाशित पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज, जिसे इंग्लिश में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस
जो कि एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी 1776 में। उसमें जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया है उनमें सबसे पहले आता है निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। एडम स्मिथ के ही शब्दों में जो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है वह निश्चित होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। भुगतान का समय, भुगतान की जाने वाली राशि करदाता तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए कि उसे कितना पैसा देना है, कब देना है, किस मद पर देना है। यह सिद्धांत इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि करारोपण के द्वारा सरकार एवं करदाता दोनों में से किसी को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। कर की राशि, समय तथा अन्य महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और जो कर होता है उसके संग्रहण में, उसके कलेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कर देने वाले और कर लेने वाले दोनों को कर के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आता है समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वालिटी। करारोपण के इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के लालन पालन के लिए जहाँ तक संभव हो अपना अंशदान अपनी अपनी योग्यता के अनुसार देना चाहिए, उस आय के अनुपात में जिसका आनंद वे राज्य की संरक्षता में प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत इस बात को क्लियर कर देता है कि कर देने वाले व्यक्ति पर अनावश्यक या आवश्यकता से अधिक करारोपण नहीं करना चाहिए। राज्य का संरक्षण से प्राप्त लाभों के आधार पर ही करारोपण का आकार निश्चित होना चाहिए, क्योंकि देश में गरीब, बेरोजगार, बीमार व्यक्ति राज्य की संरक्षता के अनुपात में कर का भुगतान करने में समर्थ नहीं कहे जा सकते। थर्ड है मितव्ययिता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। एडम स्मिथ के इस सिद्धांत को शुद्ध आर्थिक सिद्धांत कहा जा सकता है। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर इस तरह लगाया और वसूल किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा सरकारी कोष में, सरकारी खजाने में जितनी भी मुद्रा आए, जितना भी पैसा आए, उसके बहुत अधिक मात्रा में जनता की जेब से वो धन न निकाला जाए, अथवा जनता द्वारा दिए जाने वाले कर को सरकारी कोष में आने वाली रकम से अधिक न्यूनतम हो। इस सिद्धांत की वास्तविकता में जाने पर आप समझेंगे कि सरकार के पास अत्यधिक मात्रा में यदि करारोपण से प्राप्त राशि आएगी, उस राशि का प्रयोग पूर्ण कुशलता के साथ नहीं हो सकेगा। यह सिद्धांत सरकार की कार्यकुशलता पर नियंत्रण रखने पर ध्यान देता है, ताकि अधिक यदि धन वसूला जाएगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भी उसमें हो सकता है। अतः न अधिक लिया जाए और न ही कम लिया जाए, अर्थात उसको एक सामान्य स्तर पर लिया जाए। फोर्थ आता है सुविधा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार करदाता को कर देने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यह करदाता को कर के भुगतान में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर करदाता को कर का भार अधिक सहन करना पड़ता है। एडम स्मिथ ने इसके बारे में कहा है कि प्रत्येक कर ऐसे समय और इस ढंग से लगाया जाए कि करदाता को भुगतान की सुविधा हो, किसी भी प्रकार की असुविधा उसको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 5 लोच का सिद्धांत। अर्थव्यवस्थाओं के विकास एवं प्रकृति के अनुसार लोच का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण रूप में है। अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारें करारोपण में आवश्यक परिवर्तन कर सकती हैं। इसको लचीला होना चाहिए, अर्थात ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि अमुक व्यक्ति को इतना कर देना पड़ेगा। यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके अनुसार उससे कम लिया जा सकता है। तो ऐसी ये व्यवस्था होनी चाहिए, लोच का सिद्धांत होना चाहिए। करारोपण की जो कार्यप्रणाली है वो एकदम लोचदार होनी चाहिए, अन्यथा करदाताओं को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6 उत्पादकता का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली इस प्रकार की हो ताकि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव उत्पादकता बढ़ाने वाले हों। कर प्रणाली का संबंध केवल कर देने एवं कर एकत्रित करने तक ही सीमित नहीं रह सकता, बल्कि कर प्रणाली एक अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। कर एकत्रित करके जो पैसा आता है, जो प्राप्त धनराशि होती है, आधिक्य होने पर उत्पादकता के रूप में देखा जाता है। इसके साथ उत्पादकता का सिद्धांत भविष्य में करारोपण की प्रवृत्ति में वृद्धि बनाए रखने पर जोर देता है। यह सिद्धांत उत्पादकों की उत्पादन वृद्धि, आय एवं बचत में वृद्धि की प्रवृत्ति एवं उपभोग पर भी पॉजिटिव प्रभाव डालता है। नंबर 7 आता है विविधता का सिद्धांत। विविधता जिसको कि डिफरेंस यानी बहुत सारी वैरायटीज जिसमें होती हैं। करारोपण का विविधता का सिद्धांत वर्तमान में गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकारें करारोपण के लिए किसी एक मद पर ही निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि एक सोर्स से सरकार के लिए वित्त की पूर्ण व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली में अनेक प्रकार के कर होने चाहिए, जो कि जनता की आर्थिक स्थिति के अनुसार व्यक्तियों पर और वस्तुओं पर लगाने चाहिए। इससे करारोपण का जो प्रभाव होगा समस्त अर्थव्यवस्था पर फैलाने में सहायता मिलेगी। एक कर प्रणाली से अर्थव्यवस्था का कुछ क्षेत्र कर प्रणाली से बाहर ही रह जाएगा और सरकार के लिए समस्या पैदा हो जाएंगी। अर्थात अर्थव्यवस्था को हम जो उसका संचालन करेंगे तो सही रूप से उसको पटरी पर नहीं ला पाएंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है करारोपण के न्याय संबंधी सिद्धांत, जिसमें पहला है कर दे योग्यता सिद्धांत। करारोपण के मुख्य एवं बहुत पुराने कर दे योग्यता सिद्धांत एबिलिटी ऑप्योथोरी का प्रतिपादन 16वीं शताब्दी में जॉन बॉर्डिन और 18वीं शताब्दी में विलियम पेटी और एडम स्मिथ ने किया था। इस सिद्धांत के संबंध में एडम स्मिथ ने कहा, प्रत्येक राज्य की जनता को राज्य की सहायता हेतु अपनी योग्यता अनुसार अनुपात में अंशदान करना चाहिए, अर्थात उस आय के अनुपात में देना चाहिए कि वे राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की जो कर देने की योग्यता का निर्धारण करके करारोपण किया जाना चाहिए, ताकि वह उस कर को आसानी से दे सके। यहाँ पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि निर्धन वर्ग के व्यक्तियों की कर देने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। अतः निर्धनों पर, गरीबों पर कर का आरोपण करके कम मात्रा में अंशदान लिया जाए। इसके विपरीत धनी वर्ग के व्यक्तियों की कर देने की योग्यता अधिक होती है, अतः उन पर करारोपण द्वारा अधिक मात्रा में कर लगाया जाना चाहिए। दूसरा होता है सेवा लागत का सिद्धांत। यह आपको बिल्कुल विदित है कि लोक सत्ताएं सार्वजनिक कार्यों का निष्पादन करती हैं, अर्थात जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के कार्य हैं वो सब सरकारें करती हैं। और सरकारें पैसा कहाँ से लाती हैं? जो विभिन्न योजनाओं पर खर्च करती हैं वो सब यही जो कि कर लगाए जाते हैं। आय कर है, अन्य दूसरे कर हैं, बहुत सारे स्रोत हैं जिनका कि योगदान रहता है सरकार के संचालन में, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में तथा समाज के कल्याण में। समाज कल्याण में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन पर सरकारों को एक निश्चित लागत उठानी पड़ती है, जिसे अपने देश के नागरिकों से ही कर के रूप में लिया जाता है, क्योंकि ये सत्ताएं, ये जो सरकारी तंत्र होता है, इन्हीं नागरिकों के कल्याण के लिए प्रयास करता है। तो यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि समाज की सेवा पर आने वाली या उठाए जाने वाली जो लागत है बराबर समाज द्वारा सत्ताओं को कर दिए जाने चाहिए। अर्थात समाज को कर दिए जाने चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार, जिस टाइप से के उनके अपने कार्य हैं, जिस प्रकार की उनकी अपनी इनकम है, और जो भी सरकार उन पर उसके अनुसार कर लगाती है उसको उसे देना चाहिए। नंबर 3 अधिकतम कल्याण का सिद्धांत। करारोपण व्यवस्था में कल्याण आधारित इस सिद्धांत को एजवर्थ तथा पीगू ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना। इस सिद्धांत के अनुसार करारोपण की व्यवस्था इस प्रकार तय की जाए कि व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो सके। एजवर्थ के अनुसार उसने कहा है, करारोपण की नीति को
समान सीमांत त्याग पर आधारित करने के उपरांत ही समाज को अधिकतम कल्याण प्राप्त हो सकता है। और पीगू ने इस संबंध में कहा है, सभी इस बात से सहमत हैं कि सरकार की क्रियाओं को जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का नियमन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसके नागरिकों का कल्याण अधिकतम हो। यही सरकार की संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया की कसौटी है और करारोपण के क्षेत्र में यही न्यूनतम त्याग का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की इस अवधारणा पर आधारित किया गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों व्यक्ति को मिलने वाली आय की सीमांत उपयोगिता घट जाती है, इसलिए बढ़ी हुई आय पर घटती दर से करारोपण किया जाना चाहिए। नंबर 4 है आय सिद्धांत। करारोपण के आय सिद्धांत का प्रतिपादन इटली के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डी मार्को द्वारा किया गया। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित किया गया है। यह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की आय के अनुपात के आधार पर करारोपण करने पर जोर देता है। डी मार्को के अनुसार जितनी अधिक आय एक व्यक्ति की होती है उससे उतना ही अधिक कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उतनी ही अधिक सेवाओं का उपयोग उसने किया है। अतः धनी व्यक्ति अधिक तथा निर्धन व्यक्ति कम कर देगा। उसके बाद नंबर 5 आता है एंड लास्ट आता है वित्तीय सिद्धांत। करारोपण का वित्तीय सिद्धांत काल्बर्ट के कथन बत्तख को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम शोर मचाए पर आधारित है। प्राचीन काल में सरकारों के सामने मुख्य समस्या अपनी व्यवस्थाओं के लिए अधिक से अधिक धन जुटाने का काम थी, न कि जनता के कल्याण का काम था। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को करारोपण के द्वारा अधिक आय प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान में सरकारों के सामने आय प्राप्त होने के साथ साथ समाज के कल्याण एवं त्याग के साथ अर्थव्यवस्था में समान वितरण संबंधी समस्याएं उपस्थित रहती हैं। अर्थात धन जुटाना ही उनका काम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जो समाज है उसके कल्याण के बारे में भी सत्ता पक्ष सरकारों को सोचना होता है। अतः उसी के अनुसार वे कार्य करती हैं। इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक्स वेरी मच।